हेलो बच्चा लोग, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल्स। तो किसी का कमेंट आया था कि आप थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो कुछ एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स भी करवाते जाइए साथ साथ। तो मैंने सोचा कि चलिए न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट अलग से वीडियो डाल देते हैं। तो बेसिकली आज हमारा टारगेट है कि चैप्टर वन के जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम सेपरेटली करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एग्जांपल्स लिए हैं कुछ और उसके बाद में न्यूमेरिकल्स लिए हैं। तो बेसिकली मेरा आइडिया ये है कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सोल्व कराऊंगा एंड कुछ क्वेश्चन आपको जो है छोड़ दूंगा कुछ पार्ट्स। तो बेसिकली मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, डीप कैलकुलेशन में नहीं जाने वाला, क्योंकि आपको सिर्फ समझना है कि कैसे सोल्व करना है क्वेश्चन को, क्या अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। तो कहीं हो सकता है कि मैंने कुछ कैलकुलेशन पूरी ना करूं, तो वो आप ट्राई करना, और अगर आंसर सही आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिविजन सीरीज। तो पहला हमारा एग्जाम्पल लिया है मैंने, जो कि एनसीईआरटी के अंदर सेम एग्जाम्पल दिया है, वहीं मैंने क्वेश्चन चेंज नहीं किए बिल्कुल भी, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल दोनों क्वेश्चन लिए मैंने, ठीक है। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 1.1 है, इफ़ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकंड। इसका मतलब है कि एक सेकंड में आपने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए? 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। इसका बेसिक पूछना क्या चाह रहा है, समझिए एक चीज़ तरीके से। ये बोला कि आपको एक सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं, ठीक है। अब इसने पूछा है अब टाइम कितना लगेगा एक कूलम टोटल चार्ज आपका ट्रांसफ़र होने में। तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि एक सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसने बोला कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। ओके, ना आपको करना है एक कूलम टोटल। तो मैं एक सेकंड के अंदर जो टोटल चार्ज ट्रांसफ़र हुआ वो 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। मैंने इसका मॉडुलस ले लिया है। तो यहाँ पे बेसिकली आया हमारे पास 1 पॉइंट इंटू 10⁻⁻10। ये हमारा है चार्ज जो कि एक सेकंड के अंदर ट्रांसफ़र हुआ। अब आपके पास टोटल चार्ज है 1 कूलम, तो टोटल टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल चार्ज ये बेसिक यूनिट मेथड है जो अपन 10th या 11th क्लास में यूज़ करते थे, उसी मेथड को यूज़ करके मैं सोल्व कर रहा हूँ। कोई नया मेथड नहीं है। टोटल चार्ज डिवाइड बाई आपका जो चार्ज आप 1 सेकंड चार्ज जो ट्रांसफ़र कर रहे हो उतना। तो ये हो जाएगा आपका 1 कूलम डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻10। तो इसका आंसर जो भी आएगा वो आप चेक कर लीजिएगा एग्जाम्पल के आंसर से। नाउ वी आर गोइंग टू सेकंड एग्जाम्पल। तो हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, कंसिडर 3 चार्जेज Q1 Q2 Q3 इक्वल टू Q एट द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल लाइक जिसकी तीनों साइड्स क्या हों, सेम इक्वल हों, और एंगल कितने हों? 60 डिग्री। सभी एंगल 60 डिग्री होंगे, तीनों साइड इक्वल होंगी, मान लेते हैं L दिया हुआ क्वेश्चन में। एंड इसने चार्ज बोला है सभी के सभी कितने हैं? Q चार्जेस हैं। ये Q1 है, ये 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3। नाउ इन द क्वेश्चन द आस्क्ड व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल Q एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। तो देखो यहाँ पे सेंटर्ड पे इसने बोला है कि कैपिटल Q चार्ज अपने पुट किया है। सबसे पहले आपको मैंने जो चैप्टर फर्स्ट में फोर्स का फॉर्मूला बताया था वो याद होना चाहिए, कूलम फोर्स का, K Q1 Q2/r², वेयर यू हैव 2 चार्जेस एट सेपरेशन ऑफ r। तो मैं लिख देता हूँ फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। ये बेसिक फॉर्मूला है फोर्स का। अब हम देखेंगे इस ट्रायंगल के लिए क्या सोल्व करना है हमें। इसने पूछा है कि आपका टोटल फोर्स कितना होगा एट द पॉइंट ऑफ Q, कैपिटल Q चार्जेस। ओके, तो एक चीज़ सोचिए आप कि ये जो स्मॉल Q चार्ज हैं वो तीनों के तीनों उनका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, और सेंटर पे जो है वो भी पॉजिटिव बोला है इसने। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसका मतलब इस पॉइंट पर जो फर्स्ट चार्ज है उसकी डायरेक्शन होगी फोर्स की इस साइड, सेकंड की इस साइड एंड थर्ड की इस साइड। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा ठीक है। अभी मैं कोई भी दो फोर्स को रिजोल्व करता हूँ, क्योंकि किन्हीं भी दो फोर्स का डायरेक्शन तीसरे के अपोजिट आ रहा है। फाइनली अगर आप देखेंगे ये कुछ ऐसा डायग्राम बन रहा है ना, यहाँ पे ऐसा कुछ है सेकंड और थर्ड का, और फर्स्ट का इस डायरेक्शन में है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, दोनों ऊपर हैं, इसका मतलब उसका डायरेक्शन आपका अबोव आएगा, ठीक है। उन दोनों का जो रिजल्टेंट है इसका समथिंग यहाँ पे आएगा, और ये फर्स्ट के क्या है? अपोजिट है रिजल्टेंट। तो हम क्या करेंगे, कोई भी दो को रिजोल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमें एंगल पता है 60 डिग्री है, तो हम इसको सोल्व कर लेंगे, डोंट वरी। बट इन दोनों फोर्सेज के बीच में एंगल 60 नहीं है, इनके बीच में 120 डिग्री होगा। समझ गए इतनी चीज़? कैसे होगा ये आप खुद सोचें, अगर नहीं समझ में आता तो पूछ लेना। इसको देखो बेसिक थोड़ा मैं आइडिया देता हूँ। ऊपर वाला 60 है, तो आपको जस्ट क्या करना है, मतलब एक सेंटर पे 3 अगर आपके पास एरो डाल दें, अगर अपन सेंटर पे 3 एरो डाल दें और इक्वल हैं तीनों, तो कितना होगा? सेंटर पे 360 होता है, डिवाइड बाई 3 120 डिग्री, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के आंसर को। देखिए सबसे पहले हमने बोला कि भैया तीनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड F1 F2 और F3 F के इक्वल मान लेता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू आपका तीनों का क्या आएगा? K कैपिटल Q स्मॉल q
डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आप चेक भी कर सकते हैं, तीनों फोर्सेज के अंदर आपको एक स्मॉल क्यू लेना पड़ेगा, एक कैपिटल क्यू, क्योंकि अपने को सेंटर पे फोर्स फाइंड करना है। अगर अपन ऐसा करेंगे तो तीनों का मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा। चलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं आई थिंक। अब देखो, अगर मेरे को तीनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड पता है तो मैं F2 और F3 का फाइनल मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूँ। तो मैं उसको बोल देता हूँ F23, इसको ऐसे डिनोट कर रहा हूँ। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और उनका आपको फाइनल फाइंड करना है ए बी का मोड, तो समथिंग ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। ये आपने पढ़ा होगा, 11th क्लास में आता है, तो मैं उसी को डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला। सो बेसिकली यहाँ पे दो फोर्स लेने पड़ेंगे, तो मैं F2 और F3 का फाइंड कर रहा हूँ। तो F2 स्क्वेयर F3 स्क्वेयर 2F2 F3 इंटू कोस थीटा। थीटा है उन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल। ठीक है, अब देखो, अपने को बताया कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया थीटा कितना है, थीटा इज हेयर 120 डिग्री। कोस 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1/2। ओके, तो हम यहाँ पुट करेंगे इसका वैल्यू। F2 स्क्वेयर भी F है, ये भी F है, ये 2F इंटू एफ एफ स्क्वेयर इंटू -1/2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो क्या होने वाला है यहाँ पे कि आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस है, तो आपका कितना आ रहा है आंसर, F आ रहा है। यहाँ से 2F स्क्वेयर था और ये -F स्क्वेयर, 1F स्क्वेयर बचेगा जिसका रूट होगा F। तो आपका F23 का जो फाइनल मैग्नीट्यूड आया वो आया F। अब आपको पता है अगर रिजल्टेंट का वैल्यू F है और नीचे वाला तो था ही F, क्योंकि तीनों का मैग्नीट्यूड सेम था, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, फाइनल फोर्स कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट FR लिख देता हूँ, F माइनस F, दोनों सेम अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड होने के कारण 0 हो गया। आप सोचिएगा, नहीं समझ में आए तो देखते हैं नेक्स्ट, आप कमेंट में डाउट कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको अच्छे से सोल्व करा दूंगा। वैसे मैंने पूरा सोल्व कर दिया है, फिर भी अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आए तो पहले आपको बेसिकली जो 11th क्लास के जो वेक्टर्स के फॉर्मूला है, जैसे किसी भी दो वेक्टर के बीच का अगर थीटा एंगल होता है तो फाइनल मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, उनका डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, जो है वो सब आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। उन सब चीज़ों को आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो बेसिक आंसर आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1.8। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स और कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 1.8 लिया है मैंने। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड इतना अपार्ट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट ABC। ठीक है, इसमें पूछा है आपके पास दो चार्जेस हैं, ये पॉइंट 1 A और ये B। इन दोनों का चार्ज आपको दिया है समथिंग यहाँ पे 10⁻⁸ दिया हुआ, 10⁻⁸ माइनस का दिया हुआ। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका 0.1 मीटर है, ऐसा कुछ। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट ABC। ठीक है, अच्छा ये AB पॉइंट नहीं दिए इसने। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो देखिए सबसे पहले आपको बोलना है कि यहाँ पे A पॉइंट दिया है समथिंग, आई थिंक जहाँ तक मेरे को याद है, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो अगर A पॉइंट को ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, दैट्स वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, दोनों चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाना है। सिंपल, क्या होता है KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर, और ये जो है ये R कैप में आता है। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ, इसको फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको सेकंड बोल देता हूँ। फर्स्ट चार्ज के कारण यहाँ पे A पॉइंट पे फोर्स होगा, किस डायरेक्शन में होगा, रिपेल करेगा। बेसिकली क्या करेगा, रिपेल करेगा। पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आउटसाइड होता है, और नेगेटिव के कारण टुवर्ड्स द चार्ज होता है। ठीक है, तो नेगेटिव क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाएगा। ये नेगेटिव हो गया, इसको मैंने बोल दिया पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, दोनों अगर इक्वल मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है तो बेसिकली हमें जो फाइनल मैग्नीट्यूड मिलेगा उसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ E नेट इज इक्वल टू E पॉजिटिव। अब पॉजिटिव बड़ा होगा कि नेगेटिव होगा, सोचिए। पॉजिटिव का डिस्टेंस कम है कि नेगेटिव का, जिसका डिस्टेंस कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस आपका डिनोमीटर में आ रहा है, जिसका डिस्टेंस कम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे E पॉजिटिव माइनस E नेगेटिव होगा। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आया। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये सेम क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा दिया जाए, यहाँ पे दो चार्ज रखे हुए हैं और आपका पॉइंट यहाँ पे है कहीं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, मान लिया मैंने ये, अगर मेरे पास 0.1 मीटर था तो कहीं 0.5 मीटर के ऊपर किसी पॉइंट पे B पॉइंट है, वहाँ पे हमें ये -Q और +Q चार्ज जो है 10⁻⁸ कूलम दिया हुआ है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, हम दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ए का वैल्यू कितना होगा, KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन माइनस और प्लस के कारण डिफरेंट होगा। जब माइनस क्या करेगा, डायरेक्शन को अपनी साइड खींचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, प्लस क्या करेगा, रिपेल मतलब आउटसाइड शो करेगा। फाइनल डायरेक्शन कुछ इस साइड में होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आपका जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस एंगल पे डिपेंड करेगा। ठीक है,
तो वो एंगल कैसे फाइंड करेंगे, देखिए मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ। ये भी आप कर लेंगे आई थिंक, बट देखिए यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अगर ये 0.5 मीटर है और ये आपको कुछ क्वेश्चन में दिया होगा समथिंग, मैं मान लेता हूँ एल, मैंने क्वेश्चन अभी इतना ही लिखा है, तो आप डायग्राम के अकॉर्डिंग कुछ भी, मैं जनरल क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, तो आप इसमें जो भी एल का वैल्यू पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। तो ये आपका मान लेता हूँ एक बार ए, और ये भी ए मान लेता हूँ 0.5, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आपको बेसिकली इनका जो फाइनल आएगा, फाइनल आंसर वो कितना आएगा सोचो। अपने को कैसे फॉर्मूला कितना होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा, अपन कहें कि ई पॉजिटिव स्क्वायर एंड ई नेगेटिव स्क्वायर प्लस 2 ई पॉजिटिव ई नेगेटिव इनटू कोस थीटा। आपको थीटा का वैल्यू पता है ना, कैसे निकालेंगे, देखिए कोस थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 0.5। अच्छा यहाँ पे आपका थीटा कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। तो अगर ये थीटा अगर मैं कहूँ कितना है, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, ये थीटा इक्वल होगा, ये दोनों क्या है, एक पैरेलल लाइंस के बीच में कौन इक्वल होते हैं, एंगल्स, तो वहाँ से ये भी थीटा हो जाएगा, कोस थीटा का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना, तो बेस क्या होगा 0.5 जो भी है ए डिवाइड बाई आपका हाइपोटेन्यूज ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ से आप कोस थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और आपका ए नेट जो है इस तरीके से आ जाएगा। आई थिंक आप इसको भी कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट मैंने स्किप किया है फॉर योर लाइक आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं वो चेक करने के लिए। तो आपको जो मैंने बताया है इसको बेसिकली आपको ट्राई करना है, इसी मेथड से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, टू चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 mm अपार्ट, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ओके, आपको बोला है दो चार्जेस हैं, एक माइनस 15 माइक्रोकूलम है, एक प्लस 15 माइक्रोकूलम है, ठीक है। नहीं 10 है ना, प्लस 10 और माइनस 10, ओके ये माइनस 10 हो गया प्लस 10। इसने बोला है कि पॉजिटिव चार्ज की साइड में अपन ने एक पॉइंट लिया है, ओ पॉइंट, यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, पी ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ये यहाँ से 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 5 mm। आपको मैंने जब डेरिवेशन सोल्व कराया था एक चीज़ बताई थी कि जो डाइपोल के बीच का डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, लेस देन होता है आर से। तो यहाँ पे भी ऐसी कंडीशन है, आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या था, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला। तो मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2 kp डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर क्यूब। ओके, आर स्क्वायर इज इन द पोटेंशियल सेकंड चैप्टर एंड आर क्यूब इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म। तो दिस ये जो इसका डायरेक्शन होगा क्या होगा, पी कैप, ठीक है। पी क्या है, डाइपोल का डायरेक्शन, डाइपोल क्या है -2 प्लस, डाइपोल का डायरेक्शन क्या है इस तरफ, ठीक है। अच्छा ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यहाँ पे क्या क्या चाहिए हमें, के का वैल्यू पता है 9 × 10⁹ एंड पी का वैल्यू पता है कितना होता है डाइपोल का मोमेंट, डाइपोल मोमेंट के क्यू × 2a। द चार्ज इज इक्वल टू प्लस 10 माइक्रोकूलम, और इसका हमें मैग्नीट्यूड लेना है बेसिकली, तो प्लस में आएगा 10 माइक्रोकूलम इंटू 2 इंटू ए कितना है यहाँ पे, ये ए है, ठीक है। बीच का डिस्टेंस 2 एज, बीच का बिटवीन द चार्ज इज द सेपरेशन बिटवीन द चार्ज that is 5 mm into means 5 × 10⁻³ and if you will open the microcoulomb, so 10 × 10 it will be 100 and -6 and -3 10⁻⁹, so this should be 10⁻⁷. This is our dipole moment. Now we will put this value in this formula and we'll get the electric field. So let's see, E is equal to 2 × 10⁻, this should be 9 × 10⁻⁹ into P value is 10⁻⁷ divided by r cube. You know what is the r value here? We have to take the r value is 15 centimeter only, not the like 15 plus 5 or 15 minus 5, not that, because I said in the initially that a is less than r, we can neglect that a, and after neglecting we got this formula. Okay, so this is the formula after approximation. You can take this a value also and calculate this electric field, you will get the same answer approximately. Nearly in the 3 decimal you will get the same answer. Okay, so r is here 15 centimeter, 15 × 10⁻⁻² and r cube. Okay, this is your answer electric field. You can calculate and check your answer. The next part of this question is that this is part A. Now part B has a point on Q on the passing through the normal of the x. ठीक है, इसमें देखो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा है नेक्स्ट पार्ट में कि आपको जब पॉइंट को आपका डाइपोल के परपेंडिकुलरली हम कहीं पॉइंट पे रखते हैं। इस बार क्या था, डाइपोल के पैरेलली, जो डाइपोल का डायरेक्शन था
उसके पैरेलली हमने रखा है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डायपोल के जस्ट परपेंडिकुलर, डायपोल का जो भी डायरेक्शन है उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम प्लेस करेंगे आपका पॉइंट, वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन है हमारा ऐसा कुछ, यहाँ पे -10 है, यहाँ पे +10 माइक्रोकुलाम है, माइक्रोकुलाम, यहाँ कहीं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन सोल्व कराया, सेम तरीके से आपको सोल्व करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये 15 सेंटीमीटर है हो गया, ये 5 mm था आपका। दोनों से क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। जब भी आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है तो क्या करते हैं, मतलब अपन KP/r³, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो जो ऊपर फॉर्मूला यूज़ किया हमने उसका जस्ट हाफ हो जाएगा। आई थिंक यू आर एबल टू सोल्व दिस, ओके, दिस इज़ नॉट अ बिग डील, ओके। आपको जस्ट P का वैल्यू जो मैंने सोल्व किया है उसका वैल्यू पुट करना है एंड आपका आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक। तो हम प्रोसीड कर रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे, दैट इज 1.6, 1 सेकेंड 1.9 हो गई, ये एग्जाम्पल था। अब एग्जाम्पल ख़त्म हो गए हैं, हम अच्छा एक एग्जाम्पल और बचा है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं क्या दिया है। एग्जाम्पल नंबर 1.11 देखिए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स, यूनिफॉर्म विद सेम मैग्नीट्यूड बट इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन फॉर नेगेटिव एक्स। इट इज गिवन दैट E इज इक्वल टू 200 एंड E इज इक्वल टू -200। ओके, ये बोल रहा है कि आपका नेगेटिव डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है एंड पॉजिटिव में पॉजिटिव है, ठीक है। राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है और लेंथ इसका 20 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, सेंटर एट इट्स ओरिजिन एंड इट्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस ऑन इट्स फेस, ऑन दैट वन फेस इज +10 सेंटीमीटर, अदर इज एट -10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू इट्स फ्लैट फेस। देखो एक चीज़ सोचो आप, इसने बोला कि आपको एक सिलेंडर दिया है, सिंपल, तो मैं सिलेंडर अज्यूम कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये कुछ सिलेंडर ऐसा हो जाएगा। इसने क्या बताया कि सिलेंडर जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द लेंथ 20 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर रेडियस एट इट्स ओरिजिन एंड एक्सिस एक्स एक्सिस, ओके, दिस इज प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, वन फेस इज +10, तो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमारा सिलेंडर कुछ इसने ऐसा ड्रॉ किया है लाइक दिस, ये +10 है और ये -10 पॉइंट है, ठीक है। अब इसने बताया कि आपको नेट आउटवर्ड फ्लक्स फाइंड करना है, इट्स ए फ्लैट फेस इज दिस, ओके, एंड दिस इज कर्व्ड फेस, कर्व्ड एंड दिस इज फ्लैट। In the first part we have to in question the asked is that net outward flux through its flat face, मतलब इसके कारण फाइंड करना है, इसके लिए दोनों के लिए अलग अलग फाइंड करना है। चलिए देखते हैं, आपको फ्लक्स के लिए क्या फॉर्मूला चाहिए होता है, E इंटू डेल्टा एस, दोनों का वेक्टर, इट मीन्स E डेल्टा एस कोस थीटा। सबसे पहले ये चेक करना है कि आपका डेल्टा एस वेक्टर किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। देखिए इस जो फ्लैट सरफेस है इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव दिया हुआ है, इस साइड में दिया हुआ है, देखो -200 I कैप, माइनस मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन में दिया हुआ है, और ये यहाँ पे दिया हुआ है +200 I कैप। इसका मतलब इस प्लेट के लिए पॉजिटिव दिया हुआ है, तो मैं इसको फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको सेकंड, हमें सेकंड पे कैलकुलेट कर रहे हैं शायद पहले, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटसाइड है और डेल्टा एस वेक्टर का तो होता ही आपका परपेंडिकुलर है, दोनों केस में सेम डायरेक्शन आएगा, तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है दोनों केस में सेम आएगा, बिकॉज आपका डेल्टा एस और ई के बीच में जो एंगल है कोस थीटा उसका वैल्यू 1 होने वाला है, क्योंकि थीटा का वैल्यू 0 है, ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, आपका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसने दिया है मैग्नीट्यूड इंटू एरिया का वेक्टर आप πr² से कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आर का वैल्यू दिया होगा, यहाँ पे देखो कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, आई थिंक रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड कोस थीटा का वैल्यू 1 है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। दोनों का सेम आएगा, जो बोथ टू प्लेट सरफेसेज हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, साइड मीन्स द कर्व्ड साइड, दिस वन। इसके लिए आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड है या फिर इस साइड है, ओके आई डन समथिंग रॉन्ग। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या तो लेफ्ट में है राइट में, इसने स्टार्टिंग में बताया कि -200 और +200, ओके, मीन्स योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन लेफ्ट और राइट, बट योर डेल्टा एस वेक्टर इज ओनली इन द below one or right one, because delta s, what is the delta s vector, this is perpendicular to the surface, okay, the area vector is always perpendicular to the surface, so we can say the electric field is perpendicular to delta s vector in the curved surface, so we can say the cos theta will be 0, because theta is 90, then cos theta will be 0, so in the B part our flux is 0,
Okay, the C part, the ask is what is the net flux through the cylinder, what is the net charge inside the cylinder. देखो फर्स्ट पार्ट को मैं सी में दो पार्ट हैं, एक में पूछा है टोटल फ्लक्स और सेकंड पूछा है चार्ज। तो मैं आपको सोल्व नहीं कराने वाला हूँ, आप ये दोनों पार्ट्स करेंगे ए और बी, इससे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे बता देता हूँ। सी पार्ट में क्या करना है आपको, बेसिकली आपको पूछा है कि जो फर्स्ट केस में और सेकंड केस में, ए पार्ट में और बी पार्ट में जो आया फ्लैट सरफेस एंड कर्व्ड सरफेस में जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू आया, इन दोनों को ऐड करना है। तो जो फाई नेट है वो पूछा है आपको, ये आएगा समथिंग फाई कर्व्ड प्लस फाई फ्लैट और इंटू 2, क्योंकि दो फ्लैट सरफेसेस थी, दोनों का सेम आएगा आंसर। तो ये हो गया फाई नेट। अब इसका बी पार्ट में पूछा है कि आपको चार्ज कितना है, तो आपको पता है फाई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो भी आपका नेट फ्लक्स आएगा उसको एप्सिलॉन नॉट से गुणा करना है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है कितना, 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो ये आप वैल्यू पुट करेंगे और आपका चार्ज का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ये था आज का एग्जाम्पल्स की जो है, एग्जाम्पल्स थे सारे के सारे। अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी लिए हैं, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है 1.6। चलिए देखते हैं। आई थिंक अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं आपको समझ में आए हैं, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता, थोड़ा सा ट्राई करें पेशेंस के साथ में। आपके पास एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने ज़्यादा कैलकुलेशन को ज़्यादा मतलब खुद सोल्व नहीं किया है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कैलकुलेशन एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट नहीं होती ज़्यादा, आप अगर लास्ट आंसर नहीं भी फाइंड करेंगे, बट आपको अगर अप्रोच सही है तो आपको मार्क्स कंप्लीट ही मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम स्टार्ट करें 1.6 क्वेश्चन नंबर। तो दिस इज एक्सरसाइज क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.6। नाउ here given is that 4 point charges Q1 2 microcoulomb, QB -5 microcoulomb, QC 2 microcoulomb, okay, and QD -5 microcoulomb located at the corner of ABCD. So we have an square or something square, okay, we have a square ABCD. Is that this is 2 microcoulomb, this is -5 microcoulomb, this is 2 microcoulomb, this is -5 microcoulomb. And here asked is that the side is this 10 centimeter, every side is that, and what is the force on the 1 microcoulomb at the center. यहाँ पे 1 माइक्रोकुलम का चार्ज रखा है, आपको फोर्स पूछा है। देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो हमने स्टार्टिंग में किए थे फोर्स के, आज एग्जांपल में बताया। कुछ नहीं करना आपको, चारों फोर्सेस की देखो सबसे पहले आपको कुछ यहाँ पे बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। एक चीज़ सोचिए आप, माइनस और प्लस दोनों चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इनका डायरेक्शन कैसा होगा, एक दूसरे की तरफ होगा, ठीक है। अब देखो मैं सेंटर के ऊपर फाइंड करता हूँ, मैं मान लेता हूँ आपका जो नेट फोर्स है वो होगा 4 पार्ट में, FA, FB, FC प्लस FD। मैं इसको डायरेक्ट सोल्व करने की बजाय थोड़ा सा आपको इसका एक्सपोजर देना चाहता हूँ, जिससे आप इसे बिना सोल्व के ही बता सकते हो आंसर कितना आएगा। ये ट्रिक्स काम आती है, देखिए कैसे। अब बताइए -5 और 1 के बीच में डायरेक्शन किस साइड होगा, तो ये अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस साइड होगा। इसको मैं बोल देता हूँ FD, ओके। FD क्या है, -5 और 1 के बीच में। इसी टाइप से -5 और 1 ये जो B वाला फोर्स है यहाँ, इसको बोल देता हूँ FB। इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं, सोचिए ज़रा, एक दूसरे के अपोजिट है ना। इसका मतलब क्या हुआ, आपका मैग्नीट्यूड इक्वल है क्योंकि चार्जेस इक्वल है, -5 1 दोनों केस में, एंड डिस्टेंस इक्वल है क्योंकि सेंटर पे है, दोनों चार्ज से डिस्टेंस भी इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल नहीं हो जाएंगे क्या। सेम टाइप से आप देखिए 2 और 2, ये भी तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे बेसिकली, तो इसका डायरेक्शन ऐसा होगा, बट दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम क्या बोल देंगे इसमें भी कि आपका फोर्स, देखिए FA एंड C ये दोनों 0 हो रहे हैं, ये दोनों 0 हो रहे हैं। फाइनली आपका क्या मिल रहा है आपको आंसर, 0 + 0 = 0। बिना सोल्व किए बता दिया। अब अगर आप चाहते हैं कि इसको मैथमेटिकली सोल्व किया जाए तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ कैसे करना है। देखिए हिंट नहीं, इसका सोल्यूशन ही है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप FA निकालेंगे किस डायरेक्शन में है, एंड FB निकालेंगे, ठीक है। फिर FC निकालेंगे, FD निकालेंगे, चारों का डायरेक्शन लिखेंगे और आपको इन सभी को ऐड कर देना है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि FA और FC को वैल्यू लिख के, जैसे यहाँ पे आएगा K and 2 microcoulomb into 2 microcoulomb and 1 microcoulomb, because we have to find the force on the center. So 2 and 1 divided by R, जो भी समथिंग आपका, अगर ये 10 है तो आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ये भी 90 होगा, तो वो सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं बेसिकली R वगैरह। पर यहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत थी नहीं, तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। आप डायरेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि जो दो फोर्सेज हैं आपके अपोजिट कॉर्नर्स के ऊपर, वो दोनों फोर्सेज आपका सेम है इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट इन डायरेक्शन, ओके। तो आपका नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलते हैं 1.7। तो इसमें देखिए ए पार्ट क्या दिया हुआ आपका,
An electrostatic field line is continuous curve. That is a field line can't have sudden break. Why not? देखो एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा समझाता हूँ। देखिए इसने बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज कंटिन्यूस कर्व। आपने देखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी जाती है, या फिर आपने ऐसा भी देखा होगा। कभी आपने ब्रेक लाइन देखी कि यहाँ से यहाँ ब्रेक हो गई या यहाँ से ऐसे करके आ गई? नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? देखिए क्योंकि अगर आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन ब्रेक करेंगे, सडन ब्रेक का मतलब उस पॉइंट के ऊपर कोई डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, मतलब अगर आप किसी चार्ज की बात कर रहे हो प्लस क्यू चार्ज की, तो आप डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक इन्फाइनाइट तक डायरेक्शन शो होगी ना। इस चार्ज से वो लाइन जो ड्रॉ होगी वो इन्फाइनाइट तक जाएगी, क्योंकि चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स वो आपका इन्फाइनाइट के ऊपर या फिर बहुत दूर अपन मान ले, नॉट इन्फाइनाइट, तो वहाँ पे आपका इसका मैग्नीट्यूड लो हो जाएगा, बट सम इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर ना, नॉट जीरो। सो वी कैन डायरेक्टली नॉट सेइंग, वी कांट से दैट ये आपका यहाँ पे जीरो हो जाएगा या कहें कि इसका ब्रेक आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, कंटिन्यूस होता है। क्योंकि इसके ऊपर हर पॉइंट के ऊपर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या शो करता है, टेंजेंट का डायरेक्शन क्या शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, टेंजेंट का जो डायरेक्शन है वो आप क्या बोलते हैं, फील्ड का डायरेक्शन। तो ये एक रीज़न है इसका, बेसिकली स्मॉल क्वेश्चन था। नाउ वी हैव अगेन ए न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, एक्सरसाइज 1.10। ओके, एनसीईआरटी की बुक में सेम एग्जाम्पल्स लिए मैंने। तो देखिए, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट आपको दिया हुआ P इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁹ कूलम is aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field of magnetic 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे है, मान लेते हैं, और इससे 30 डिग्री पे लाइन है P डायपोल, मतलब यहाँ पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है कहीं 30 डिग्री पे। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टॉर्क होता क्या। टॉर्क होता है P E sin थीटा। ओके, अब देखो P sin थीटा जो है, अगर आपको P का वैल्यू पता है, E का वैल्यू पता है sin थीटा का, मैंने चैप्टर के जो डेरिवेशन थे उनमें सबसे लास्ट डेरिवेशन शायद ये कराया था टॉर्क का, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो P का वैल्यू जो भी दिया है 4 × 10⁻⁹, ज़्यादा हार्ड नहीं था, आई थिंक बहुत ही ईजी क्वेश्चन दिया इन्होंने, कूलम × मीटर था ये। तो ये हो गया P का वैल्यू इंटू E का वैल्यू, आपको जो भी दिया वो नोट कर दीजिए। सभी यूनिट SI में है तो हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। sin थीटा का वैल्यू sin 30 इज इक्वल टू 1/2। आई कैन डायरेक्टली से दिस इज sin 30 इज इक्वल टू 1/2। सो यू कैन कैलकुलेट हेयर 2 to 4 × 10 × 10⁻⁹ प्लस 4 इज इक्वल टू -5, तो दिस विल बी -4। ओके, दिस इज योर टार्क।